अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल खुर्शीद के साथ इस नशिस्त में खुश आमदीद। आज हमारी मेहमान बेहद ख़ास शख्सियत हैं, इन मानों में कि उनका हर अमल लिखने से मुताल्लिक है, कहानी से मुताल्लिक है। मारूफ फिक्शन निगार, ड्रामा नवीस, कॉलम निगार मोहतरमा आमना मुफ्ती साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा इस नशिस्त में। जी थैंक यू इकबाल भाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत खुशी होती है आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है इसको देख के, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। और इसी बहाने हमारी भी आपसे मुलाकात हुई। और मैं तारुफ अगर करवाने जाऊं तो ये बहुत ही सेशन के अंदर ये वक्त यूं ही निकल जाएगा, लेकिन मुख्तसर में बताऊं, 3 नावल है, जुर्रतुल इंदाना, आखिरी ज़माना, पानी मर रहा है। बहुत ही पुरकुवत फिक्शन है, साहिब उसलूब फिक्शन निगार हैं, और बोलने से, वो लिखने से जो वो लिखना चाहती हैं, हमें बहुत मुतासिर किया। अगर ड्रामों की बात की जाए तो आपके ड्रामे तमाम टीवी चैनल्स पे चले, उनका बहुत चर्चा हुआ, वो अवार्ड्स के हकदार ठहरे। इस लिहाज से उन्होंने लोगों को न सिर्फ महजूज हुए बल्कि उनकी फिक्र को भी मुतासिर किया। कॉलम लिखती हैं बीबीसी पे, तवत्तुर के साथ, खास अंदाज है, उनके पढ़ने वाले हजारों में हैं। एक पहलू और है, आप स्क्रिप्ट का जो मौजू है उसे भी बतौर मुदर्रिस पढ़ा रही हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि स्क्रिप्ट का जो हमारे यहाँ सिलसिला है, उसे पढ़ाने का तजुर्बा और उससे लिखने वालों को जो कुछ हासिल हो रहा है वो कितना सूदमंद है। मगर पहले आमना साहब, मैं आपसे पूछूंगा, फिक्शन निगार, ड्रामा नवीस, कॉलम निगार, मुदर्रिस, कौन सा शोबा है, कौन सा मैदान है जहाँ काम करके आप ज्यादा खुशी महसूस करती हैं? इकबाल भाई खुशी इन तमाम मैदानों में बहुत है, इसीलिए मैं इसमें तमाम जो भी आपने शोबे गिनवाए, असल में तो ये एक ही कहानी कहना है जो आपने पहले फरमाया कि ये सबका सब कहानी कहना है। तो मैं तकरीबन तमाम ही जो हैं शोबे उनमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉलम का ये है कि फौरी रिएक्शन सामने आता है, तो हम्म। उसमें ज़रा आपको ज़्यादा एक आप अपना फील करते हैं कि आप किस तरह से राय का अपनी इजहार भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जैसे नॉवल खासा सुस्त उसका फीडबैक का रद्द अमल होता है जो आपके सामने आ रहा होता है। खैर उससे तो मुझे कोई इतना, मैं अपने आप को वो नहीं समझती कि मुझे कोई खास फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो कहानी कह के और वहां से उठ जाने वालों में से हूँ। तकरीबन सभी लोगों का ये सिलसिला होता है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा होता है, जाहिर है अभी हम सीख रहे हैं, हम लोग भी सीखने के प्रोसेस में, तो हमें अंदाजा होता है कि सोसाइटी किस बात को किस तरह से ले, कैसे समझेगी, और कौन से टूल्स के जरिए हमें किस तरह कहानी बयान करें। तो कॉलम में ये चीज एक ऐसी है कि जिससे मैं सीखती बहुत कि किस हम्म। तरह से कौन सी मेरी बात लोगों ने कैसे अंडरस्टैंड की, और किस अलामत को उन्होंने किस तरह का फीडबैक आया, और किस अलामत को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, किस जुमले को समझे, किस तरह की जबान लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ सीखने का प्रोसेस होता है। हम्म। और दूसरा जो फिक्शन पढ़ाने का या स्क्रिप्ट पढ़ाने का जो प्रोसेस है, वो भी मैं मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे यंग ब्रेन्स के साथ आपका एक ताल्लुक। हम्म। सही। ये फरमाएगा कि आप जब लिखती हैं तो आपके लिखने का ढब क्या है? यानी फिक्शन लिखने के लिए आपने अलग वक्त मुकर्रर किया हुआ है, अलग माहौल। ड्रामा चूंकि उसके कमर्शियल तकाजे भी होते हैं तो उसे आप अलग ढब पे लिखती हैं, तो लिखने का तरीका हमसे शेयर करें। दिन में लिखती हैं, शाम में लिखती हैं? आपने जिक्र किया था कि आप स्याही यानी इंक पेन इस्तेमाल करती हैं, आपने कहा था आपका खत शुरू में अच्छा नहीं था, तो वो तजुर्बात, कुछ बातें हमसे बांटें। इकबाल भाई ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। मेरी लिखाई इतनी शिकस्ता थी, मैं खत शिकस्ता में लिखा करती थी हम्म। कि हमेशा मुझे जवाब ये आता था जब भी मैं लिखा करती थी। पहले तो जाहिर है ये अब तो खैर फेसबुक के थ्रू पहले लोग देख लेते हैं, पता चल जाता है सारा कुछ, आपको स्टॉक भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जानते हैं। मुदीर भी उस जमाने में तो जाहिर है खत का सिलसिला था, बिल्कुल। तो खत जब जाता था तो इतनी बदखत थी मैं कि लोग यही सोचते थे कि ये किसी बच्चे ने अम्मी बन के लिखा है, और अक्सर डांट भरा खत ही वापस आता था। अहमद नदीम कासमी साहब से बहुत डांटे खाई हुई हैं, मतलब वो तो रद्द ही कर दिया करते थे, लिखे हुए को पढ़ना ही गवारा नहीं करते थे, इतना बदतर। तो मैंने जरा अपनी लिखाई के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी, और बार बार लिखने से भी बेहतर पता चला गया। लेकिन जब वो लिखने का, अच्छा लिखने में भी ना, बना बना के लिखने में भी एक आपको वो भी एक सरूर है अजीब सा, जब वो बिल्कुल। आदत पड़ गई कि अच्छा कलम हो और अच्छा दबीज कागज है और उस पर आप लिख रहे हैं, और वो गालिब वाली कैफियत के शरीर खामा नवाए सरूश है, जब वाह। वो सारे प्रोसेस में आ गए हम और वो वाली एक कैफियत तारी हो गई, तो अचानक, मैं तो इसको इनकलाब भी बहुत बड़ा समझती हूँ,
था तो सही, कंपोजिंग तो हमारे दौर में थी, लेकिन वो ज़ाहिर है टाइपिंग थी या कंपोजिंग थी, वो बीच में कंपोजर होता था। अब तकरीबन वो कंपोजर जो है वो रुखसत ही हो चुका है। तो बिल्कुल उस कंपोजर के रुखसत होने, कलम और कंपोजर के दरमियान जो हमारी तरज़दादी थी, उसने जिस तरह से ख्यालात को परेशान किया और दुगनी मुशक्क़त जो हमें डाली, वो भी मेरा ख्याल है कि हम लोग उसकी लास्ट जनरेशन है। तो लिखने का सिलसिला यही है इकबाल भाई कि मैं कोई ख़ास वक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं फुल टाइम, मेरी हाउस जॉब भी है, मैं एक ज़ाहिर है एक होम मेकर भी हूँ, मैं एक हाउस वाइफ कह सकते हैं आप उसको, अगर जो तमाम आपने मेरे मशागिल गिनवाए हैं उनके सही, बाद भी मैं हाउस वाइफ ही रहना उन सब ज़्यादा के बेहतर बाद भी। समझती हूँ। क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, घर से ही मैंने काम किया, कभी भी मैं घर से बाहर जाके, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का सिलसिला है कि वहाँ चली जाती हूँ, अदरवाइज मैं घर से काम करती हूँ। तो घर में देखिए कोई रूटीन आप उस तरह से मैं नहीं रख सकती कि मैं दरवाजा बंद करके बैठ जाऊँ। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरा कुत्ता वायरस चलता चलता आके वहां बैठ हम्म के और हैरान हो रहा हम्म है कि क्या हो रहा है। तो हम्म ये घर में ये सिलसिले चलते रहते हैं, मेरे हम्म पेट्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं उनके बीच में कहीं अपनी स्टडी में या किसी जगह बंद नहीं हो सकती। हम्म, तो मेरा यही होता है कि इन सबके बीच में काम साथ चल साथ रहे अब होते हैं। चलती रहती हैं। जी, जी, सब काम साथ चल रहा होता है, तो उसमें ये है कि दिन के वक़्त पे चूँकि काम बहुत होता है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग, जिस वक़्त पे सभी सो रहे होते हैं, मैं अर्ली मॉर्निंग या तो लिख लेती हूँ, और 10 बजे तक का जो टाइम है वो लिखने का होता है। एक्सेलेंट। शाम का टाइम यूजुअली ये है कि वो बड़ा खूबसूरत टाइम है, तो वो स्ट्रोल्स में, वॉक में, उन चीज़ों में बहुत आपने अच्छी बात कही। सुबह चूंकि वक्त मैसर होता है और ऐसी बातें चीज़ें ज़रा धीमी होती हैं तो वो मुनासिब है लिखने के लिए। तो आपने वॉक का तज़किरा किया, तो बताइए कि मौसम इस वक्त कैसा है, बारिशें जारी हैं? ओके, मेरे ख्याल में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई। जी, अब ठीक हो गई इकबाल भाई, अब हम्म सही हो हम्म गई, बीच में थोड़ी-सी डिस्टॉर्शन आई थी। जी। मैं कह रहा हूँ कि मौसम कैसा है आपके शहर का इस वक्त? इस वक्त हमारे शहर में, मेरा चूंकि मैं मलका हास जहाँ बैठ के वारिस शाह नहीर लिखी थी, मैं शहर में नहीं हूँ, मैं उनके मस्जिद वारिस शाह से कोई तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, गांव क्या फार्म हाउस है उसके हूँ मैं। तो मौसम हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत है, कल बड़ी बारिश हुई थी, तो आज भी बड़ा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, खैर धूप तो निकली हुई है, लेकिन बड़ा निखरा हुआ हरा हरा मौसम है, और आजकल धान का मौसम है, तो हम्म। धान लगे हुए हैं, तो बड़ा खूबसूरत मौसम है। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, कि बहुत ही पुख्ता, जब फिक्शन की बात हो बिलखुसूस, तो बहुत ही पुख्ता खूबसूरत ज़बान है जिसके अंदर हमारी ज़मीन से जुड़त बहुत वादे दिखाई देती है, लेकिन साथ ही जो चीज़ हमें दिखाई देती है आमना मुफ्ती साहिबा के यहाँ, वो एक लिखने की जुर्रत है। तो ये फरमाइएगा कि आपका जो फिक्शन की दुनिया है उसमें आप आखिरी ज़माने के बारे में बात कर रही हैं, तो आपको लगता है कि हम इस वक्त आखिरी ज़माने में ही हैं, जैसे अभी आपने कहा कि शायद हम लिखने वाली भी आखिरी नस्ल हैं? इकबाल भाई, असल में मामला ये है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लिखने वाली, पढ़ने वाली, मुझे यूं लगता है कि हम आखिरी नस्ल ही हैं। उसकी रीजन ये है कि आगे हमारे पास दूसरे वेन्यूज खुल रहे हैं, कहानी कहना खत्म नहीं होगा, हम्म लेकिन इसकी शक्ल तब्दील होती चली जाएगी, और ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती जाएगी। हम आखिरी नस्ल ना सही, लेकिन एंड जरा करीब ही नजर आता है। तो हम्म आखिरी ज़माना तो मैं यही समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का आखिरी ज़माना है, तो हर वक्त ही आखिरी ज़माना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे खित्तों के लिए। क़यामतें भी इसी दौर में आनी हैं, अपने अपने हिस्से की उनकी क़यामतें भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें लिपट भी जाएंगी, और ये इसी तरह होता है, ये एक्सटिंक्शन का प्रोसेस जो है, ये एवोल्यूशन के साथ साथ चलता रहता है। तो ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि ये कोई हमारे ही ज़माने के साथ खास है कि ये आखिरी ज़माना है। सूफी तो ये भी कहते हैं कि हमसे पहले भी 20 आदम गुजरे हैं, और ये 20वां आदम है, 19 आदम गुजर चुके हैं। तो हम्म ये सिलसिला चलता रहता है, वही चीज़ मेरे जहन में रहती है फिक्शन के लिए भी और हमारे इस दौर के लिए भी। कितनी चीज़ें आपके मेरे देखते ही सिमट गई, उन चीज़ों का ये आखिरी दौर था, आखिरी वक्त था, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई हमारे सामने, डायल वाला फोन खत्म हो गया, क्या क्या कुछ खत्म हो गया, एजादात भी जो हमें लगता था कि बहुत मुख्तलिफ और हमारी ज़माने को बदलने वाली एजादात हैं, वो एजादात भी शक्ल बदलती चली। तो इसी तरह एतकाद, इसी तरह से रवैये, इसी तरह से आपके रसूम व रिवाज, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका भी वक्त साथ साथ गुजरता रहता है। आपने सूफियों का तज़किरा किया है, तो तसव्वुफ में भी आपकी दिलचस्पी है? देखिए, तसव्वुफ में दिलचस्पी मुझे हो या ना, लेकिन तसव्वुफ को मुझ में बहुत दिलचस्पी। वाह वाह। तो मैं तो सूफियों के शहर से, पाकपतन से मेरा ताल्लुक है, दिल्ली, पाकपतन, अब इस वक्त मैं मलका हास के करीब रहती हूँ, तो
मेरे चारों तरफ सूफी रिजाइड करने रह रहे, और हम कैसे निकल सकते हैं? ये तो हमारी जिंदगियों का, हमारे अदब का, हमारे वे ऑफ लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। इकबाल भाई आप देखिए कि जिस तरह की हमारी जिंदगी है, अगर हम तसव्वुफ पे यकीन नहीं करते, हमारा जो मुआशरा है तो रहा तो नहीं जा सकता, हम बिल्कुल। सूफी में नहीं रह सकते। जैसे बाकी महजब मुआशरे हैं, उनमें अगर यहाँ पे आप अंदर से अपने आप को मिटा के इन रस्तों पे नहीं चलते हम्म, तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ये है कि तसव्वुफ से हम किसी भी तौर, हम में से कोई भी शख्स, मैं समझती हूँ कि आप भी सूफी हैं अपनी जगह, हमारे काशिफ भाई भी सूफी हैं, हम्म, और हमारे और भी जो राइटर हमारे साथ लिखते हैं, तारड़ साहब भी हैं और लोग भी हैं, हम्म। तो हम सब सूफी ही हैं। और ये जो सिलसिला है ये घर फूंक के चलने वाला सिलसिला। वाह, बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा ये फरमाइए कि जब आप लिख रही होती हैं तो आप ड्रामे का जो मैदान है उसमें आपका शोरा हुआ, चर्चा हुआ, ऐसी बात है। हम तो फिक्शन से जब बात करते हैं तो हम उसमें गर्विदा हो जाते हैं आपके फिक्शन के, लेकिन ड्रामों की भी आपके देखने वाले लाखों में हैं। तो वो उसका तजुर्बा कैसा रहा? और आज का जो ड्रामा है, यानी अपने लिखे के बाद इस पर रोशनी डाली कि तो अब जो ड्रामा हो रहा है ये बेहतरी की जानिब जा रहा है या इसमें कुछ बिगाड़ आया है? इकबाल भाई ड्रामे का मामला ये है कि मैंने ड्रामा जो लिखा, जो भी मैंने लिखा उसमें मतलब उस हद तक मैंने डिक्टेशन नहीं ली जिस हद पे आज दी जा रही है। उसकी बहुत सारी रीजन है। रीजन ये है कि नए वेन्यू खुल गए हैं, जो पहले हमारे यहाँ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी ना, तो उस तरह के टॉपिक्स भी हमारे यहाँ जिस दौर में मैंने लिखना शुरू किया वो भी हमारे यहाँ ड्रामे में ही तजर्बा किया जा रहा था। और ये खामखाई लोग कहते हैं कि जी उस तरह के ड्रामे नहीं बने, ये नहीं, वो बहुत तजर्बाती ड्रामा बना। मैंने तो सारे 20 पे लिखे, उनमें से तकरीबन सारे के सारे ही तजर्बाती थे, एक दो को छोड़कर। हम्म, और उसपे कोई बहुत ज्यादा कभी टांग भी नहीं लोगों ने अड़ाई, बहुत ज्यादा वो भी नहीं किया। एक दो ड्रामों में अगर किया तो कोई उसमें इतना मतलब प्रोपोर्शन वाइज तो मुझे इतना नहीं फील हुआ, जहाँ इतना काम किया, अच्छा भी किया काम, उसमें एक आधी चीज ऐसी आ जाती है। अब सिलसिला ये है कि चूंकि वेब पोर्टल्स बहुत सारे मौजूद हैं, और पाकिस्तान का भी कल जी का आया है, तो उसमें हमारे पाकिस्तानियों के बेशुमार Z5 शुरू है, बेशुमार हमारे ड्रामे हैं। इवन ओरिजिनल भी एक सीरीज है जो पाकिस्तान की लिखी हुई है, साजी की लिखी हुई है, और काशिफ भाई ने बनाई, काशिफ निसार ने। तो इस तरह से बहुत सारी और नए वेन्यूज खुले हैं। पहले सिर्फ ड्रामा था जब मैंने लिखना शुरू किया, तो अब एक वाजे लाइन खिंचनी शुरू हो गई है कि ये केबल टीवी के लिए लिखा जाएगा और ये वेब के लिए लिखा जाएगा। तो फिर उसमें जाहिर है ख्यालात और अंदाज जो वो फर्क हो गया है, तब्दील बिल्कुल हो गया है। और जो अब लिख रहे हैं उनका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दौर में जरा उनको लाइट कर दिया जाए। हम्म। देखिए अपना दौर कहती हूँ, हालांकि मुझे तो ये भी मेरा ही दौर है, तो लेकिन यानी जब हम सीख रहे थे, हम जी बिल्कुल जी, लर्न उस कर जमाने रहे के थे, इब्तदाई मुकाबले उस में। पे थे। तो जी अब ये है कि अब इस वक्त पे जो लिखते हैं, मुझे थोड़ी सी टॉपिक्स जो है ज़रा ज्यादा ऐसे हो गए कि चैलेंज कर रहे हैं वो इस वक्त जो हमारा पुराना सोशल वो एक बना हुआ था, तो वो तो वक्त के साथ होता है, 10 15 20 साल गुजर जाते हैं तो चीजें तब्दील हो जाती हैं। अलबत्ता ये है कि कुछ चीजों पे जो बहुत दुख हो रहा है वो ये है कि इंस्पिरेशन होती हैं डिटो कॉपीज होती हैं। तो हम्म। ये डिटो कॉपी जो है ये एक थोड़ी सी तकलीफ दे बात है। क्रिएटिविटी क्यों खत्म होती है? क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी में आप बढ़ के भी बात कर देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये चीज मुझे तकलीफ दे लग रही है कि हम बहुत ज्यादा कॉपी करना शुरू हो गए, इवन सीन्स को, मतलब डायरेक्टर्स तक कॉपी करते हैं। ये एक तकलीफ अच्छा ये आपने एक बात की कॉपी करने की और तख्लीकी अमल की, तो ये बताइएगा कि अब एक जमाने में बानो कुर्सी अशफाक अहमद लिख रहे हैं, अहमद नदीम कासमी ड्रामे लिख रहे हैं, अब बाकी क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं अमजद इस्लाम अमजद की, ये सब तख्लीकी लोग थे। तो अब तख्लीकी लिखने वालों के लिए ड्रामे में जगह है, या जो लकीर का फकीर है जो डिक्टेशन को कबूल कर लेता उसके लिए स्पेस है, वो लिख रहा है? है। जगह इकबाल भाई, जगह कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। प्रॉब्लम इज दैट कि आपको अपनी जगह का पता होना चाहिए, अपनी निशिस्त का, और आप जाके वहां पे खुद ब खुद बैठ जाते हैं। हम्म, ये ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत, यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप जानते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक है, कट थ्रॉट कंपटीशन है, क्योंकि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो बहुत ह्यूज मॉनेटरी बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें जाहिर है हमारे यहाँ तो आम लोग एक कहीं पे कोई नाम ही छप जाए तो उसके ऊपर 100 100 बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पे रवैये बहुत खतरनाक हो जाते हैं भाई, जब एक इकोनॉमिक्स का मामला आ जाता है। इकोनॉमिक्स का उसमें मामला बहुत आपको है। अपनी जगह बनानी होती है हम्म, समझदारी के साथ, अपने काम के साथ सिंसियर रहते हुए।
तो ये एक बड़ा चौमुखी लड़ने जैसा अमल हो गया है। जगह जरूर मिल जाती है। अगर आज भी देखिए अमजद भाई की नजर मैंने की आखिरी स्टेशन हमने नजर देखी थी जो शबाना आजमी ने उसमें कहते लफ्ज में पढ़ी थी, और ताहिरा हमारे ताहिरा को गाया था। तो देखिए कि उसमें वो उसकी जो पुख्तगी थी वो अभी भी आप आखिरी स्टेशन का ओएसटी सुने तो वो अलग नजर आएगा। तो बड़ा शायर बड़ा अदीब जहाँ खड़ा है वो नजर आएगा। नजर आएगा। मसला ये है कि चूंकि वो सीनियर्स हैं, अब जाहिर है उन्होंने पूरी जिंदगी हमें, वो लोग चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले और उनको उस रिस्पेक्ट से लाके बिठाया जाए। यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं वहाँ वो रिस्पेक्ट कोई किसी को उस तरह नहीं दे पाता, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जाहिर है हमारा मुआशरा ऐसा है कि बुजुर्ग, मैं भी जब उनकी जगह पे होंगी तो मैं भी ये चाहूंगी कि मैंने पूरी जिंदगी दी, मुझे कोई ओल्ड एज बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो कम से कम इतना बेनिफिट तो मिले कि अगर मैं इस उम्र में लिखने को भी आई हूँ जो उन लोगों की उम्रें हो चुकी हैं, तो उस पर कम से कम इज्जत के साथ मेरे लिखे हुए को रिस्पेक्ट देके किया जाए, उसमें चेंजेस ना लाए। लेकिन वही मामला कि वहां पे देखना ये होता है कि रेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो उनके लिखे के ऊपर जब कलम चलेगा तो वो फिर जाहिर है उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो लोग नहीं। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि खवातीन लिखारियों को चाहे ड्रामे की इंडस्ट्री हो या फिक्शन की, बिलखुसूस ये दो मनवाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ती है? आपके सफर में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ी ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है कि खवातीन के लिए मौके मौजूद हैं दोनों मैदानों में? इकबाल भाई, खवातीन के लिए कहीं पे भी कोई भी मौका कहीं, ओके। ये तो बात आपको भी पता है। तो जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वही जो अक्सर आप मीम्स देखते होंगे कि पुष्ट पे छुरियां ही छुरी, तो अपने ही जानने वाले अपने ही दोस्त जो आपके साथ बैठे आज चाय पी रहे हैं, कल वो आपके पुष्ट में छुरा घोंपते। और हमारे यहाँ एक बहुत एक लाइन है जिसके इस पार हम खड़े हैं और उस पार सारी दुनिया खड़ी है, सीधा एक अटैक होता है कैरेक्टर। सबसे पहली बात तो ये आगे खवातीन के लिए सीधी बात आती है। दूसरी बात क्या आ जाती है, अगर वो उससे बच जाए, दूसरी बात ये आ जाती है ये तो खुद नहीं लिखती, ये किसी से लिख पाती। अच्छा भाई, वो जो किसी से लिख पाती हैं वो किसी खुद लिख के क्यों ना इतना अजीम हो गया, ठीक है। ये मुझे इस लॉजिक की कभी समझ नहीं। तीसरी बात क्या आ गई कि फौरन ये कह दिया जाता है ये तो घरेलू मौजूआत पे बात है, ये तो औरतों वाली बात है। अभी देखिए ये मुझे मैं देखती हूँ कि सब रंग को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और मैं खुद भी बहुत पसंद करती थी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शकील आदिलजादा साहब की भी और सब रंग की भी। लेकिन क्या खवातीन डाइजेस्ट की तमाम खिदमात को नजरअंदाज किया जाना किसी तरह का इंसाफ है? डाइजेस्ट में लिखने वाली एक गाली क्यों, मतलब दो मेरा ताल्लुक अदब से है लेकिन मैंने कभी पॉपुलर फिक्शन को डिनाउंस नहीं किया, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये जुमला बोलना कि ये लिखने वाली औरत थी। ये एक बहुत शर्मनाक और मैं कहती हूँ कि फहश जुमला है। ये मैं इस चीज के जुमले के साथ खड़ी रहूंगी सारी उम्र। ये कहना बहुत बुरी बात है, और ये बैक स्टैबिंग नहीं, ये फेस स्लैपिंग है। और ये हमारे यहाँ एक आम रवैया, इस तमाम रवैये से निकल के या तो फिर क्या है, ये छुप जाती हैं खवातीन, सामने नहीं आती। राइटर हैं, उनका नाम पता चल जाता है और वो सामने नहीं आती। और अगर सामने आती हैं तो फिर उनको मखसूस किस्म के हमारी सोसाइटी ने तो नहीं, मैं कहूँगी हमारे जो हमारे साथ अदीब लिखने वाले हमारे ही किसी, उन्होंने उनके लिए मुख्तलिफ तरह के नाम रखे हुए, तमगे रखे हुए। जब तक वो उनके गले में वो टैग नहीं वो डालते तो उस वक्त तक वो नहीं आ सकती। खुदा का शुक्र है कि अभी तक मैं इस तमाम रवैये से लड़ के यहाँ पे बैठी हुई लिख रही हूँ। तो अगर आप कहते हैं कि मौके हैं, तो मौके बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहादुर हैं हमारी खवातीन, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी लिखने वालियाँ, और मैं इनको सल्यूट करती हूँ कि वो अपने घरदारी के तमाम झंझटों से निकल के, वो अपनी फैमिली के 100 शैकल प्रॉब्लम से निकल के, वो सोसाइटी के फंदों से निकल के, और वो लिख रही हैं। और आज आदमियों से ज्यादा ड्रामे के फील्ड में तो 90% खवातीन है, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो वो बहुत बहादुर। बेशक हमारे यहाँ खवातीन की अक्सरियत है, लेकिन अगर जिम्मेदारियों का तयन किया जाए और जो हमारा माइंड सेट है उसके लिहाज से खवातीन के लिए मौके बेहद कम है, और उनके लिए बाहर निकलना काम करना बाकायदा एक अमल है, जबकि मर्दों के लिए ये सहूलत खुद मौजूद है। तो बेशक हमारे यहाँ जो खवातीन लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, इल्म की तरवीज में अपना किरदार अदा कर रही हैं, वो काबिल फ़ख्र काबिल तारीफ़ हैं और हमारा असासा है। आमना साहिबा पे भी हमें फ़ख्र है उनके लिखे हुए पे। तो ये बताइए कि जब आप स्क्रिप्ट लिखा तो अलग तजुर्बा, जब पढ़ाने गई बच्चों को तालिब इल्मों को तो अलग तजुर्बा रहा, वो कुछ हमसे बांटिए। अरे बच्चों को पढ़ाना इतना मजे का तजर्बा है, उसकी वजह ये है कि जो मैं गई तो वो तो मेरा ही एल्मा मैटर था, मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा सेम डिपार्टमेंट।
इवन हॉल भी वही था जिस हॉल में मैं पढ़ा करती थी। तो वहां जाके एक दफा तो मैं डर गई, मैंने कहा जी यहाँ तो वही हमारे टीचर्स, हम टीचर्स से इतना मतलब अदब उनका करते थे कि हम बाकायदा डरते थे। और खुदा का शुक्र है कि मुझे जो बच्चे मिले आगे पढ़ाने के लिए वो भी वैसे ही हैं, वो भी मुझसे डरते हैं बाकायदा। तो उस सिलसिले में मुझे एक पहला जो सिलसिला था वो ये था कि मुझे अपने और उनके दरमियान वो खौफ की दीवार हटानी, क्योंकि राइटिंग जो मैं उनको पढ़ाने जा रही थी वो तो एक तख्लीकी अमल था, वो डर के नहीं था। तो मैंने अपनी क्लास को एक तरह से कंटेंट डिपार्टमेंट में तब्दील किया। मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती थी, मैं उनसे अपने छोटे छोटे मामले, अपने ऐसी बातें जिससे बच्चे फ्रैंक हो गए, जैसे एक बड़ी बहन समझ लीजिए या माँ समझ लीजिए बैठ के, बल्कि माएँ भी नहीं, इतनी दोस्त होती है, एक दोस्त की तरह मैं उनसे बहुत बातें की। हद ये कि मेरी क्लास में बच्चियां बैठी नेल पेंट लगा रही होती हैं और बच्चे बैठे हुए व्हाट्सएप मैसेज कर रहे होते हैं, और मैं आई डोंट माइंड इट, मैं उनको इस चीज पे encourage करती हूँ कि तुम जैसे हो वैसे रहो, और उसके बाद जो तुम्हारे जहन में कहानी आती है तो मुझे सिर्फ कहानी बताओ, मैं उनको बिल्कुल थ्योरी नहीं बताती। तो ये एक बड़ा मुझे अच्छा एक चीज लगती है कि क्लासरूम ऐसा होता है। मेरी क्लास में कभी मुझे नहीं देखा मैंने कि बच्चे गायब हुए प्रॉक्सी लेते हैं। इवन दूसरी क्लास के बच्चे जो उस कोर्स में नहीं भी होते, समटाइम्स वो भी इजाजत लेके आके बैठ जाते। तो वो बड़ी एक मुझे तो मजेदार वो लगता है। आजकल बंद हुई भी हैं जाहिर है यूनिवर्सिटीज लॉकडाउन की वजह से, तो सबसे ज्यादा जो चीज मैं मिस कर रही हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन होती है बात भी हो जाती है, उनका पिछला सेमेस्टर खत्म हुआ है, लेकिन वो तजर्बा जो है वो स्क्रिप्ट लिखने, स्क्रिप्ट भी बड़ी एक दिलचस्प चीज है, आप उन तमाम किरदारों के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन वो ग्रे पेपर के ढेर की निस्बत आपको जो जीते जागते बच्चे वहां पे, और उनमें बड़ी तख्लीकी सलाहियत होती है, बड़ी अच्छी कहानियां होती हैं। और पहली कहानी जो वो लेके आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनकी माँ की कहानी। क्यों? क्योंकि माँ कहानियां सुनाती है, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल बच्चों को बताती है। तो मेरे पास 90% जो स्टोरीज बच्चों की आती हैं वो उनकी माँ की स्ट्रगल की कहानी, वाह, एंड दे बहुत आर वेरी खूबसूरत। ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताइए कि आप आज आपके तालिब इल्म हैं, वो आपसे मुतासिर होते हैं, आपसे अपनी कहानियां बांटते हैं, तो आपको किसने मुतासिर किया? आपने अवाइल में किन्हें पढ़ा और किस अदीब की शख्सियत को आप समझती हैं कि काबिल तकलीद एक मिसाल है? इकबाल भाई सब ही तकरीबन सारे बड़े हमारे जो लिखने वाले हैं, मैं तो हर एक को अभी, जैसे सबरंग का जिक्र हो रहा है, मैंने डाइजेस्ट हर तरह, जासूसी डाइजेस्ट, ये वो सब कुछ। मैं तो कहती हूँ कि मैंने कौन सी चीज है जो मैंने पढ़ने से छोड़ी, अभी भी मैं हर चीज पढ़ी। एक चीजें होती हैं कुछ जो वाकई क्लासिक है, लेकिन लिखा हुआ मैंने हर शय पढ़ी है। वाह। मुझे जो मुतासिर किया है, जो मुझे बेतहाशा मुतासिर किया है और जिनके असर से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, वो अल्ताफ खान। मैंने अल्ताफ। बहुत इनकी किताब दस्तक न दो हमारे यहाँ रखी हुई थी, तो बाकी सबका तो पता था कि ये हैं ये हैं ये हैं, इनके बारे में ना कभी सुना था, ना कोई इंटरव्यूज, ना कोई बहुत ज्यादा कभी नहीं सुना था। तो एक दफा हूर का एक पुराना शुमारा, आप लोगों को शायद हूर और जेबन का याद हो, हूर के एक पुराने शुमारे में एक सीधी सादी फुप्पो जैसी एक खातून, बिल्कुल सीधी सी, और गले में दुपट्टा और ऐसे, उनकी तस्वीर और उनका इंटरव्यू जो मैंने पढ़ा तो वो अल्ताफ खान था। तो मेरे जहन में आया कि हमारे पास ही, मेरा ख्याल है जिक्र जो मैं बता रही हूँ मैं शायद 11 या 12 साल की थी, तो मुझे जहन में आया कि एक इनके नाम का एक नॉवल भी अम्मी के अलमारी में रखा। तो वो मैंने निकाला, दस्तक न दो, और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कहाँ किस दुनिया में चली। वो मेरा पहला वास्ता था उर्दू, शुद्ध उर्दू अदब। इससे पहले मैंने बच्चों की कहानियां ही पढ़ती थी, उर्दू अदब मैंने नहीं पढ़ा था। तो जो उसने मुझे मुतासिर किया, वो मैं उस तासुर से कभी, अल्ताफ आपा के कभी नहीं निकल पाऊँ, और सारी उम्र मेरे ऊपर उनकी छाप रहेगी, चाहे लोग पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, लेकिन जो कुछ मैंने आज तक लिखा है वो सब उनका मन। वाह। और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी कुशादगी से एहसास करते हैं। और मैं देखता हूँ तारड़ साहब जो है वो हमेशा मंतिक़ तैर और फरीदुद्दीन अत्तार का जिक्र, आज भी जब वो 80 बरस के हो चुके हैं, कहते हैं कि मैं उससे मुतासिर हूँ और मेरे लिखे पे उसका असर है। तो आमना साहिबा ने भी जैसे अल्ताफ फातमा साहब का जिक्र किया, तो ये वाकई एक कुशादगी की बात है। तो उसी कुशादगी के साथ मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपके ख्याल में जो उर्तुगल है, अब वो जेर बहस है हमारे यहाँ कि उर्तुगल दिखाया जाए ना दिखाया जाए, तो इस पे एतराज होना चाहिए कि भाई क्यों दिखाया जा रहा है, हमारा टाइम है, हमारे राइटर का वक्त है, या आप समझती हैं कि क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट है उसको दिखाने में कोई मुज़ायका नहीं, उससे हमें सीखने का मौका मिलेगा? आपका, आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल भाई, कोई भी शाहकार
چاہے وہ سیلولائٹ پہ ہو، چاہے وہ پیپر پہ ہو، چاہے وہ زبانی کہانی ہو، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کا اس کے پیچھے کو خاص قسم کے موٹیوز ہے، اگر آپ انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے معاشرے کی تربیت ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیالات، ہر شخص کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں اپنا ہم نوا بناؤں، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے لی ہوئی چیز اور اس سب کو استعمال کرنا جس میں اگر عوام کی رائے شامل ہو، اگر عوامی نمائندوں کی رائے شامل ہو، اگر اس میں ایک باقاعدہ سوچ شامل ہو تو کیا جائے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ میں گیا، میں نے کہا، مجھے اس ایک فرد واحد نے کہا، یہ تھوڑی تکلیف کے بات. مطلب وہ دیکھنے میں ہم نے تو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم تو نیٹ فلکس پہ بھی دیکھ لیا تھا بالکل اور ویسے یوٹیوب پہ بھی موجود تھا، لوگ ویسے بھی دیکھ رہے تھے اس کو. وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اور بھی ہزاروں چیزیں فورن کانٹینٹ دیکھتے ہیں، ایسی معاملات نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے چیزوں کو ڈکٹیٹ کرا کے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو تو وہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا پھر ظاہر ہے اس پہ ایک آپ کو بیک لیش فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ آ کے تھوڑا سا یہ خیال آتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے باقاعدہ چھابڑی سجا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں تو آپ الو برائے فروخت نہیں کو بھی تو لے جا کے بیچیے نا. ترکی میں دو طرفہ ہونا چاہیے معاملہ، بالکل ادروائز پھر یہ وہی پرابلم آ جائے گا جو کلونیل دور میں تھا کہ ان کی شے تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گی، ہماری شے وہاں نہیں جائے گی. تو ہمارا پرابلم یہ ہے، اور یہ بیسک بات ہے کہ یہ دو طرفہ ہونا. آپ ہمارے بھی تو پلیس دیکھیے، آپ نے بھائی جنبش قلم کہہ دیا کہ یہ جو انڈسٹری ہم نے اپنے خونے جگر سے بنائی ہے یہاں ایک بھی اچھا پلے نہیں، ایسا تو نہیں ہے. آپ دیکھیے اور اس میں سے اچھی چیزیں چنیے، ترکی میں بھی تو دکھائیے نا، تاکہ ہم برابری کے لیول پہ بات کریں. خیر یہ کہہ دینا کہ ہمارے یہاں اچھے پلے نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی متنازع بات ہے. اور وہ کہ خلیل الرحمان قمر کا جو بلاک بسٹر ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو، اس کا اعتراض ہم سب کو ہو سکتا ہے، مگر جب وہ ہندوستان میں، جب وہ نشر ہو رہا تھا تو ہندوستان میں اس کی بے پناہ فالوئنگ تھی. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی چیز جب بھی کہیں جاتی ہے تو آج بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کو مطلب موقع ملے اس طرح کا تاریخی کسی کردار پہ لکھنے کا، تو آپ کے ذہن میں چونکہ آپ تخلیق کار ہیں، سوچتی ہیں کوئی کردار ہوگا، کبھی آپ نے سوچا ہوگا اس کو ناول میں ڈھالیں یا اس پہ ڈرامہ لکھا جائے؟ میں اقبال بھائی آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ مجھے پیریڈ پلے لکھنے کا یا یہ سب لکھنے کا شروع سے میرے تقریباً میرا خیال ہے کہ پہلے پلے کے ساتھ ہی میں نے یہ فرمائش شروع کر دی تھی کہ بھائی لوگوں میرے پاس یہ لکھا ہوا رکھا ہے، یہ لے لو، کہ اس آئیڈیا پہ میں نے کام کیے کر لیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کاسٹیوم پلیز ہوتے ہیں، ان میں سیٹس لگتے ہیں، ان میں بہت زیادہ پیسہ بجٹ لگتا لگتا ہے. ہے. ابھی ہماری انڈسٹری بالکل پہیوں پہیوں چل رہی ہے، میوں تو وہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس میں بھی میں نے گگی امرتا پریتم کے ناول بالکل پنجر پہ بنایا جو کہ پیریڈ ہی پلے تھا، اس میں بھی بہت بجٹ ان کا لگا اور خاصا انہوں نے تھی. تو جو میرے ذہن میں بڑا متنازع کردار ہے، لیکن بہرحال اورنگزیب عالمگیر ایک ایسا کردار ہے جس کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں اور بہت اس طرح کے کردار ہیں اس کے دربار کے، جن کو میں سمجھتی ہوں کہ سیلولائٹ پہ جیتا جاگتا جب ہم دکھائیں گے تو وہ بڑے. اور ان کے لیے میری تقریباً تمام ہی مغل بادشاہ کہہ لیجیے، ان سے پہلے کے بھی سلاطین کہہ لیجیے، جو اس خطے کے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حکمران بھی تھے، زندگیاں تو ان کی بھی بڑی خوبصورت تھی. لیکن میں اورنگزیب کے وہ فیچرز دکھانا چاہوں گی جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مندروں کے لیے چندے بھی جاتے ہیں. میں اس میں اورنگزیب کو اس طرح سے نہیں، لیکن چونکہ ایک آدمی کو بہت ہی زیادہ ون سائیڈڈ دکھا دیا گیا ہے نا، تو میں دوسری سائڈ اور تیسری رخ بھی دکھانا چاہتی ہوں، آپ کی طرح سے کون کی چوتھی جہد دکھانا چاہتی ہوں. تو اس کے لیے میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ اس کو آمنہ صاحبہ نے ہمیں تجسس سے بھر دیا، چونکہ اورنگزیب کے بارے میں ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو ایک منفی شبیہ سامنے آتی ہے اور ایک ہی تصویر انہوں نے کا ایک ہی رخ آتا ہے. تو کاش ایسا ہو کہ یہ کردار ہمارے یہاں بھی اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوں اور اس طرح کے کرداروں کو اسکرین پہ دکھایا جائے. اور میری خواہش ہے کہ آمنہ صاحبہ ہی لکھیں. شیرشاہ سوری پہ جب اسد محمد خان نے لکھا تھا تو ایک زمانہ گرویدہ ہوا. تو امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح کا مرحلہ ہوگا. کچھ ہم آخر کے سوالات کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو انتخاب کرنا ہو ایک چیز میں، ڈرامہ نویسی یا ناول نگاری، کیا منتخب کریں گی؟ ناول.
नॉवेल। और कॉलम्स के बारे में ये कहा जाता है कि फौरी रद्द-ए-अमल आता है, तो उसने आपको नॉवेल्स और ड्रामों के मुकाबले में ज़्यादा मसरत दी कुछ अरसे के लिए, क्योंकि बहरहाल रद्द-ए-अमल एक लिखने वाले के लिए बहुत अहम शय है। जी इकबाल भाई, मैं सवाल नहीं सुन पाई आपका। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि कॉलम्स के बारे में कुछ बताएं। कॉलम निगारी में जो फौरन रद्द-ए-अमल आता है, उसे आप अहम जानती हैं या आपके ख्याल में इसका ये आर्ज़ी नौइयत की चीज़ है? जी इकबाल भाई, ये आपकी बात जो है कि ये आर्जी नौयत की शय, मैं इसको ऐसा नहीं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉलम में आर्जी नहीं है। हम्म। और ख़ास तौर पे अच्छा फीडबैक जो है वो अब तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा सामने आता है कि आपकी कई दफ़ा लिखा हुआ कॉलम आप ही को लोग भेज रहे होते हैं। बिल्कुल। मतलब वो इस तरह वायरल हो जाता है, हम्म। और वो एक रोज़ के अंदर अंदर ही, बल्कि चंद घंटों के अंदर बेशुमार वेबसाइट्स पे चला जाता है, उसके जुमले जो है वो सामने आने लगते हैं। आपके ये लिखने का अंदाज है। मैं समझती हूँ अगर आप अपने कॉलम को ये सोच के लिखते हैं कि कल अखबारी खबर की तरह, और अखबारी खबर कौन कहता है पुरानी हो जाती है, खबर हम्म। तो तारीख बन जाती है। तो वाह। मुझे ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हमारे उस्तादों ने दी हुई है ना कि खबर जो है शाम को उस पे पकौड़े बिक रहे होते हैं, ये सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ने वाले जुमले हैं, जरा सुनने में खूबसूरत लगते हैं और लोग तालियां बजाते हैं, लेक्चर्स में देने वाले जुमले हैं, हम्म। लेकिन हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। खबर मेरे ख्याल में तो तारीख है, और इसी तरह कॉलम जो है वो भी क्योंकि वो व्यूज का हिस्सा है तो वो भी तारीख का हिस्सा है। और हम्म। आपके ख्यालात बदलते भी रहते हैं, इसलिए अक्सर ये होता है कि मैं कुछ कॉलमिस्ट की आज की राय देखती हूँ और कल के उनके कॉलम देखती हूँ, तो वो तो हमारी भी एक तरह से पर्सनल डायरी है। तो हम्म। मैं ये समझती हूँ कि कॉलम नवीसी में, अच्छा फिर एक और बात भी इसमें बड़ी दिलचस्प होती है कि कई दफ़ा जब आप जो हफ्ते में एक दफ़ा कॉलम लिखते हैं, उनके लिए ये मामला भी सामने आता है कि बहुत सारे मामलात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ये मौजू भी, वो मौजू भी, वो मौजू भी, तो उस वक्त आप क्या मौजू का इंतखाब करते हैं, ये नॉवल के करीब तरीन चीज़ है, क्योंकि नॉवल में भी इस तरह बहुत सारे मौजूआत आपके सामने होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब ऑल दो लोग कहेंगे कि जी कॉलम का और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसमें मुझे तो यूं लगता है कि एक कॉलम भी एक मुकम्मल नॉवल ही होता है। आप कहाँ जिस तरह से बात शुरू करते हैं तो आपको एक मुकम्मल करके 500 अल्फाज में उसको मुकम्मल करके उठना होता है। तो वाह। वो एक बड़ी एक मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक आपका बड़ा एक जिसे कहते हैं कि चंद अल्फाज में एक बहुत बड़ी बात आप कहते हैं, किफायत लफ्जी की सबसे अच्छी मिसाल मुझे लगी कॉलम कॉलम। अच्छा, ये बताइएगा अगला प्रोजेक्ट नसर क्या है? निगारों के अंदर। अगला प्रोजेक्ट क्या है? अभी किसी जी नॉवल पे काम कर रही हैं? अफसानों का मजमुआ है? जी मैं अभी आपको भी, मैंने आपसे भी शेयर किया था, मैं अभी एक नॉवल लिख रही हूँ जो असल में मेरी ब्लॉग का हिस्सा है, अख्तरी। हम्म। तो ये इसका ये है कि अभी आजकल मैं इसके मिड पे पहुंची नहीं हूँ, और जो जो नॉवल में जिस तरह के सेल्फ डाउट वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे के सारे साथ हैं कि ये लिखूं ना लिखूं, इसको पता नहीं क्या करूंगी, दुरुस्त लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, खौफ भी होते हैं, और वो अनदेखी जमीनों पे जाने का शौक भी होता है। जो नॉवल में आप जाते हैं तो लोकेल उसका होता है, पता नहीं किन किन लोगों से आपकी मुलाकात होती है। तो हम्म। आजकल वो अख्तरी में लिख रही हूँ, और उसमें यह है कि वो थोड़ा सा पीरियड प्ले भी, आप पीरियड उसको भी राइटिंग भी कह सकते हैं, बट इट्स नॉट पीरियड राइटिंग जैसी कि होती है कि बहुत कदीम किसी जमाने में चले गए, ये तो देखे भाला दौर, ये 1911 से ऑनवर्ड है। तो हम्म। ये कोई इतना पुराना कदीम दौर नहीं है, यानी मेरे पास इसके खतूत भी मौजूद हैं, उस दौर के डायरियां भी मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ मैंने दिलचस्प देखी है वो ये इकबाल भाई कि जबान बहुत तब्दील हुई सबसे। तो मेरी बुजुर्गों के, मेरी घर की खवातीन के खसूस हैं, खवातीन की जबान इतनी तब्दील हो चुकी है और इतनी उसमें चीज़ें हैं कि मैंने जब उसका पहला चैप्टर लिखा और वो मैंने एक जगह पे पढ़ा तो उसकी जो तनकीद के लिए मैंने पेश किया, तो वो जिस जबान पे वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो हम्म। रोजमर्रा था उस दौर का। हम्म। तो रोजमर्रा मुझे एक ये ख्याल आया ये लिखते हुए कि मुझे इन्हीं खतूत में से, इन्हीं डायरीज में से ये जो बेगमाती जबान है, मुझे इसी को उठा के इसी में इसको लिखना है, क्योंकि ये जबान नापैद हो गई है। इसी वजह से जो वहाँ पे हमारे ज़ाहिर है वो लोग होते हैं जो उसको लुगात और दरसी किताबों के हिसाब से देख रहे होते हैं, तो वो भौचक्के रह गए और वो परेशान हो गए, और उनको लगा कि सब कुछ तो गलत लिखा हुआ है। तो हम्म। वो मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात लगी जो मुझे इसको लिखने पे उकसा रही है कि बहरहाल ये उस तरह का कोई लसानी तजर्बा, हमारे यहाँ तो खैर किसी भी तजर्बे को तजर्बा तस्लीम ही नहीं किया जाता, हमारे जी यहाँ हाँ। ये ख्याल होता है कि शायद इसको कुछ आता ही नहीं जो ये बात करता है। हम्म। हम्म। तो वो ये है, लेकिन बहरहाल हमारा तो काम है, हम तो लिखना। किए जाएंगे।
तो मुझे ये बड़ी एक दिलचस्प चीज उसमें लग रही है कि वो खोए हुए लोकेल और वो खोई हुई जबान जो है, तो और जो कि इतनी पुरानी नहीं है, यानी अभी उस 1911 का आपने पे जिक्र लिखा किया है। हुआ हमारे पास पेपर की फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, तो वो लिख। सही। जी। अच्छा, कुछ आखिरी सवालात की तरफ मैं आऊँगा। कहते हैं कि अजीबों के अंदर दोस्तियाँ भी होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं। दुश्मनियों को छोड़ते हैं, लिखने वालों में किससे आपकी अच्छी गाड़ी चलती है, किससे आपकी दोस्ती है, राब्ता रहता है? मेरा तो इकबाल भाई आपसे भी राब्ता बड़ा रहता है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन फिर भी मतलब आपके ज़हन में कोई और भी नाम हो, कुछ हमसे आप शेयर करें? नहीं, मेरी मेरी देखिए उस तरह से तो ये है कि ना मेरी किसी से कोई खास दुश्मनी है, ना कोई खास दोस्ती है। अब्दुल्ला हुसैन साहब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। जब तक मैं भी अपना मतलब लिख रही होती थी, वो भी लिख रहे होते थे, तो अक्सर हम बड़ी बात करते थे, और वो हमेशा मुझे ये कहते थे उस दौर में ये आप लोग हैं, काशिफ रजा साहब हैं, रफाकत हयात हैं, ये लोग अभी नहीं लिख रहे। बिल्कुल। तो मैं उनसे कहती थी, या यूं कहिए कि मेरे इल्म में नहीं था, लिख रहे होंगे। हुँ, तो वो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये 90 की दहाई का दौर हुँ, हुँ, था। तो वो कहते थे, मैं कहती मेरे हम असर का। हुँ, तो वो कहा करते थे, भाई मैं हूँ तुम्हारा हम असर। हुँ, हुँ, अच्छा, हुँ, अब मुझे ये होता था कि ये सफेद बालों वाले बुजुर्ग, ये इतने बड़े, ये तो बुजुर्ग हैं, ये तो मेरे हुँ, हम असर नहीं है। हुँ, अब मुझे हम असर चाहिए था अपने जैसा, जो मेरी तरह का इन्हीं बातों पे परेशान हो रहा, और हुँ, ये सारी हुँ, जो मेरे असली प्रॉब्लम्स थे। तो हुँ, वो हम असर तो मैं उसे समझती थी उस वक्त, वो हम असर कोई नहीं था। हुँ, फिर जब पंडोरा बॉक्स खुला और उसमें से मेरे हम असर निकले, तो मुझे अपनी उस ख्वाहिश की बड़ी कुछ कुछ के होने पर खुशी भी होती है, और कुछ के हुँ, होने हुँ, पर नदामत भी होती है कि ये सही। बॉक्स क्यों खुल गया, और ये मेरे हम असर क्यों निकल आए, ये बंद ही रहते तो बेहतर था। तो हुँ, ये है कि ये तो हर दौर में होता है, हर हुँ, तरह के लोग होते हैं। फिलहाल मेरे जो अच्छे, जिनसे एक अच्छी सलाम दुआ रहती है, काशिफ रज़ा साहब हैं, आप हैं, रफाकत भाई से भी अच्छी बातचीत रहती है। ये जो नॉवेल लिखने वाले हैं, आसिम भट्ट साहब से भी, तो हुँ, बहुत तकरीबन सभी से जो नॉवेल लिख रहे हैं, मिर्जा अतहर बेग से अक्सर बात होती है, और हमेशा अच्छी ही कोई बात से मुझे पता चलती है। अभी हुँ, हुँ, आजकल मुझे मालूम हुआ कि वो पंजाबी में अपना नॉवेल लिख रहे हैं। जी, तो ये सब अच्छी खबरें हैं जो दोस्तों से बात करते हुए मिलती हैं। हुँ, मेरी बहुत ज्यादा किसी से भी क्लोज दोस्ती नहीं। सदीका आपा मरहुमा थी, सदीका बेगम अदरिया की, हुँ, उनके साथ एक करीबी ताल्लुक था। उनके बाद से उस तरह से कोई खास का था, वैसा था। अच्छा, ये आखिरी में सवाल करूंगा। आपने कहा कि ज़ाहिर सी बात है घर की भी जिम्मेदारियां आप देखती हैं, जो कि हर औरत के ऊपर होता है। 24 घंटे का एक काम होता है, 24 घंटे की जॉब है। तो किचन से ताल्लुक रहा, कम रहा, बनाती हैं तो क्या अच्छा पकाती हैं, किसकी फरमाइश ज़्यादा होती है? इकबाल भाई, किचन से ताल्लुक शादी से पहले तो ये नहीं मुझे पता था कि ये फ्राइड अंडा और बॉइल्ड अंडा जो है ये ओके। कैसे, क्योंकि मैं घर में छोटी भी थी, हम्म, और बहुत मतलब मुझसे बड़ी माशाल्लाह 6 बहनें थी। वालदा भी मेरी कोई इतनी ज़ईफ नहीं थी कि वो काम ना कर पाती, वो अभी तक भी अपना किचन, अपना घर खुद ही देखती हैं। तो मुझे उस तरह से एज सच शौक भी नहीं था। साफ बात ये कि मुझे कुकिंग का ना कल शौक था, ना आज शौक है। लेकिन जब शादी होके मैं यहाँ आई, तो यहाँ पे क्योंकि मैं इकलौती ही बहू थी, एक ही बहू थी, बहू भी कह लें, घर का बड़ा भी कह लें, हम्म, खानदान का बड़ा भी कह लें, तो वो सब कुछ मैं ही थी। अब उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ मशरक में किचन जो है वो हमारी समाजी जिंदगी का मतलब है। तो हम्म, अगर मैं किचन से भाग जाती तो फिर घर गया था, तो वो एक हमारे यहाँ मुहावरा इस्तेमाल होता है कि सास मरती मर गई और उसने चमचा नहीं छोड़ा हस्ती का। हम्म, हम्म, तो मेरी सास, क्योंकि मेरी चची भी थी और वो खासी ज़ईफ थी, और वो तंग आ चुकी थी इस चमचे, तो वो मुझे अक्सर सही, कहती थी कि ये चप्पू मेरे हाथ से ले लो। तो सही, मैंने उसको पढ़ के जिस दिन से पकड़ा, तो उस दिन से आज तक ये है कि वो चप्पू ही है, वो कश्ती चलानी पड़ती है रोजाना। सही। तो वो हाथ से नहीं गया। मुलाजिम होते हैं, जाहिर है हम्म, तकरीबन हर घर में ही होते हैं, और हम्म, माशाल्लाह पाकिस्तान में मैन पावर मौजूद है, तो मिल जाते हैं। तो उसमें यह है कि वो लोग मैनुअल वर्क में या और चीज़ों में हेल्प भी कर देते हैं। हम्म, लेकिन बुनियादी तौर पे एक जो मसालों का तनासुब और एक खानदानी रेसिपीज चली आती हैं, तो हम्म, वो चूंकि मैंने जैसे कि अभी अर्ज किया कि मैं अपने खानदान की एक ही बहू हूं और वो सब सिलसिला है, तो उसमें वो सारी रेसिपीज वो सब खानदान की, फलानी नानी वो बनाती थी, वो पकाया करती थी, वो कोफ्ते बड़े अच्छे पकाती थी, वो फलां शय बड़ी अच्छी पकाती थी। तो वो तमाम रेसिपीज अब मेरे पास हैं, क्योंकि बड़े हम्म, नहीं रह गए। तो हम्म, वो बच्चों की भी अब आगे भांजे भांजियों की शादियां होती हैं, कुछ होती हैं, तो वो मुझे से पूछते हैं, और फरमाइश मुझसे करने की किसी की जरूरत नहीं है। सही। तो मुझे पहले ही पता होता है कि आज कौन क्या खाना चाह रहा है। मैं सुबह वैसे ही फर्जी तौर पे पूछती हूँ, भाई क्या खाओगे? सब कहते हैं जो आपका जी चाहता है, तो वो पकता है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ किसी को डिक्टेट कराने की जरूरत नहीं है।
बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही। यूं तो अगर गुफ्तगू हो तो ख़त्म ही ना हो। हमने बात की आमना मुफ्ती साहिबा के ज़हन में एक ड्रामा औरंगज़ेब से मुतालिक, वो नॉवल जिस पे वो काम कर रही हैं, बहुत ही मुनफ़रिद, और कुछ ख़ानदानी रेसिपीज़ जो अब उनके पास हैं। और जैसे मैंने कहा, गुफ्तगू हो तो जारी रहे। एक इंटरव्यू हमने आमना साहिबा का किया था, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, ताकि कुछ और पहलू जो उनके मुतालिक जो ठप है और जिन्हें वो पढ़ती रही हैं, वो आप तक पहुँच सके। आमना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू इकबाल भाई, आपने बड़ा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी और ये सिलसिला बड़ा अच्छा शुरू किया। थैंक यू, थैंक और मैं इसमें यकीनन तारड़ साहब और मिर्जा अतहर बेग को भी देखना चाहूंगी, ये मेरी आपसे। बस हमारी भी यही ख्वाहिश है, देखें ये कब पूरी होती है। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। जल्द इसे हम अपलोड करेंगे, आप तक पहुंचेगा। और मैं फिर कहूंगा, आमना साहब का फिक्शन बहुत हैरान कुन है, पुरकुवत है। और जो चीज़ हमें, जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया कि एक लिखने वाला चूक जाता है, अगर मैं भी हूँ, बंदा सोचता है कि शायद मुझे ये बात नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन आमना साहब वो लिखती हैं, और इस तरह वो हमारे दिलों के नेहा खानों तक रसाई पाती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके कलम को मजीद कुव्वत दे। दोस्तों, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।